हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा शाश्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज का है वो बोहर्ट मॉडल ऑफ एन एटम। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने दो मॉडल्स पढ़े ऑफ एन एटम के, किसी भी एटम के। एक पढ़ा हमने थॉमसन मॉडल को और दूसरा हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल को। जब थॉमसन मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो तब हमारा आया रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल ने हमें इतना बता दिया कि जो हमारा है जो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को क्या हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब हमारे नील्स बोहर ने 1913 में एक मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया। तो वो हमारा मॉडल कहलाया बोहर्ट मॉडल ऑफ द एटम। तो उन्होंने जो हमारी रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं की थी, लेकिन वो नील्स बोहर ने क्या की थी, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम की ड्रॉबैक को ओवरकम कर दिया था। तो नील्स बोहर जो हमारे कहते हैं, जब हम बोल सकते हैं मेन फीचर्स ऑफ बोहर्ट मॉडल, तो उन्होंने फर्स्ट था जो बताया वो था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस है ये हमारा कोई भी एटम, उसके अराउंड एक सर्कुलर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो उन जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जो है उनको कहते हैं या तो हम ऑर्बिट कहते हैं या कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। एक बार फिर मेमोराइज करते हैं, नील्स बोहर ने जो हमें बताया वो बताया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट। उन्होंने सेकंड पॉइंट था, उन्होंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के टाइम जो लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बराबर होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप फिजिक्स में क्लियर करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होता क्या है। थर्ड उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट व्हिच हैव ए फिक्स्ड एनर्जी एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उनमें करता है कि उनकी क्या एनर्जी और रेडियस क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं हमारी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनकी एनर्जी, उन्हीं और जिनमें क्या, जिनकी एनर्जी और रेडियस क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इन फिक्स्ड एनर्जी जिनकी फिक्स्ड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। इनको हम KLMN से भी डोनेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पर्टिकुलर एनर्जी सेल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो हमारी जो अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक जो एनर्जी सेल होगी वो रिमेन्स क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो वो उसी ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो वो किसी भी दूसरी ऑर्बिट में जंप वगैरह नहीं करेगा। तो वो पर्टिकुलर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट जो होती है वो होती है हमारी En। मतलब n मतलब कोई भी ऑर्बिट की 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। Z हमारा यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, और n हमारा यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट। वो कौन सी ऑर्बिट्स में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है। अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो n = 2, अगर 3 ऑर्बिट्स में है तो n = 3। तो ये था हमारा पर्टिकुलर एनर्जी सेल्स का जो फॉर्मूला था। अगर यूनिट की बात करें तो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो फिर
और सेकंड क्या है, इनकी एनर्जी सेल्स जब कांस्टेंट रहता है तो इनकी रेडियस भी कांस्टेंट रहती है। तो रेडियस है हमारी 0.53 n स्क्वायर अपॉन z। तो n हमारा क्या है, ऑर्बिट सेम, और z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। ऑर्बिट का मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट्स में है, सेकंड ऑर्बिट्स में है, अगर सेकंड ऑर्बिट्स में है तो n इक्वल टू 2, तो n की जगह हम क्या लगा देंगे 2। तो ये थे हमारे पर्टिकुलर एनर्जी और रेडियस के जो है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी होती है एंगस्ट्रॉम। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली ऑन द दो सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है केवल हमारा उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो किसका होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारा MBR मतलब एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है n h अपॉन 2 पाई। NH अपॉन 2 पाई मतलब n क्या है ऑर्बिट, h हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट, 2n और पाई हमारा क्या है कांस्टेंट। तो ये हमारे क्या होना चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो MBR बराबर हमारा क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। अगर n इक्वल टू हम 2 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 2h अपॉन 2r। अगर हम n इक्वल टू 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 3h अपॉन 2r। तो ये क्या कह रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, किसका h अपॉन 2 पाई का। बोहर्ट्ज मॉडल का हमारा 6 पॉइंट है, when electrons revolve in a permitted discrete orbital they do not radiate or lose this state of lose energy. This state of atom is called normal or ground state। इसका मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ना तो वो एनर्जी का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ना एनर्जी को गेन करते हैं। वो जिस भी ऑर्बिट्स में हमारे एनर्जी लेवल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो उसी ऑर्बिट क्या और एनर्जी लेवल्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। उस एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या वो एनर्जी देते हैं या सप्लाई तो एटम एनर्जी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, तो ग्राउंड स्टेट से क्या करता है, हायर स्टेट में उससे ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में क्या करता है, जंप कर जाता है। तो जो हायर एनर्जी लेवल जो स्टेट में जंप कर गया उन्हें हायर लेवल एनर्जी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। कि जब इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दी, थोड़ी सी एनर्जी दी, तो वो क्या क्या हम एनर्जी जो देते हैं वो किसके रूप में देते हैं, क्वांटा के रूप में। 1 या मोर क्वांटा हमने जब एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हमारा हायर लेवल एनर्जी सेल्स में क्या कर गया, जंप कर गया। इन्हीं हायर एनर्जी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। या हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। फोर्थ पॉइंट तो हमको एनर्जी क्या, डेल्टा ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, तो हमने दी डेल्टा से इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट से हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी में क्या जंप कर गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, क्या एक्साइटेड स्टेट में है और क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है या हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इमिशन करता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिशन करता है, तो हमारा क्या एक्साइटेड स्टेट से या हायर लेवल से तो किसमें आता है, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो वही हमारा 8 पॉइंट लिख रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एनर्जी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट
करता है। यही था हमारा बोहर्ट्ज का मॉडल। नेक्स्ट हमारा आता है अचीवमेंट्स ऑफ बोहर्ट्ज मॉडल। बोहर्ट्ज मॉडल के हमारे क्या क्या अचीवमेंट थे? तो बोहर्ट्ज मॉडल जो था, जो हमारी रदरफोर्ड की क्या थी ड्रॉबैक थी, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो क्या था, बोहर्ट्ज मॉडल हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो जो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी हमारी रदरफोर्ड की, उसको बोहर्ट्ज मॉडल ने क्या एक्सप्लेन कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था, बोहर्ट्ज मॉडल की क्या ड्रॉबैक थी, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो स्पाइरल क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। लेकिन बोहर्ट्ज ने क्या बताया कि हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ फिक्स्ड एनर्जी वाले पर क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एक कुछ समय बाद क्या जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें आकर गिर जाएगा। तो बोहर ने क्या एक्सप्लेन कर दिया था, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उन्होंने बता दिया था कि जो एनर्जी के फिक्स्ड पाथ में अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में क्या करता है, हमारा रिवॉल्व करता है, और जिनकी क्या रेडियस एंगुलर मोमेंटम और क्या एनर्जी एक फिक्स्ड होती है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते लगातार क्या करे, कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे बोहर मॉडल ने क्या स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को, जो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, उसको क्या एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड है हमारा, जो बोहर मॉडल हैज हेल्प्ड इन द कैलकुलेटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिनमें क्या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिनमें क्या वन इलेक्ट्रॉन होता हो, उनकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने में क्या हेल्प कर। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन लाइक हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव की बात करें, नेचुरल जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है 2He4। अगर ये क्या हो गया हमारा Z और ये क्या हो गया A, तो एटॉमिक नंबर हमारा बराबर होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन की वैल्यू इसमें कितनी है 2, इलेक्ट्रॉन की इस वाले में बात करें तो इसमें कितनी है 2। अगर हम इस वाले एटम की बात करें, आयंस की बात करें He पॉजिटिव की, तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू तो 2 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या इसने किसी को डोनेट कर दिया, तो कितना बचा 1। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिनमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो उनकी एनर्जी को भी कैलकुलेट करने में बोहर मॉडल ने क्या की, हेल्प की। जो थर्ड हमारी अचीवमेंट थी वो थी, बोहर मॉडल हैज एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा था वो हमारा किसने एक्सप्लेन किया, बोहर मॉडल्स ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन मतलब कि जो चीज बोहर मॉडल ने क्या क्या चीजें थी वो एक्सप्लेन नहीं की, या हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, तो उसने सिर्फ क्या क्या, अगर कोई भी हमारा एटम है वो क्या है 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, किससे ज्यादा 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्या उसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जो हमारा बोहर मॉडल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की लाइन स्पेक्ट्रा को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो सिर्फ हाइड्रोजन में क्या होता है 1H1। तो अगर हम बात करें ये क्या है Z, और ये क्या है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है हमारा एटॉमिक मास। तो Z बराबर होता है हमारा P बराबर E। तो Z की वैल्यू 1 बराबर P, 1 क्या है इसमें प्रोटॉन, 1 क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए क्या इस लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाया जिनमें क्या थे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के
लाइन स्पेक्ट्रा को क्या प्रेजेंट कर पाया, लेकिन जो 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते थे उनके लाइन स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड हमारा पॉइंट आता है, बोहर्स मॉडल डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल arising out of the directional bonding between atoms। ना तो बोहर्स के जो मॉडल था उसने हमें मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कोई भी क्लू नहीं दिया, ना ही उसने इलेक्ट्रॉन के क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट है, बोहर मॉडल जो था वो हमारा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनके फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया, जो उन्हीं के नाम पे क्या हो गई, हमारी स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ गई, जैसे लाइमन सीरीज हो गई, बाल्मर सीरीज हो गई। तो बोहर्स मॉडल जो थी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, तो हमारा ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होता क्या है? तो ज़ीमैन इफेक्ट है हमारा व्हेन द एटम इमिटिंग रेडिएशन, जब कोई भी एटम क्या करता हो, रेडिएशन को इमिट करता हो, इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम कहाँ रख दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। तो ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज फर्दर स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ लाइंस, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाएंगी नंबर ऑफ लाइंस में। दिस फिनोमिना इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। तो जब कोई भी एटम हमारा क्या रेडिएशन को इमिट करता हो और तब उसको हम कहाँ रख दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो क्या लार्ज नंबर ऑफ लाइंस में क्या हो जाएंगी, स्पेक्ट्रल लाइन हमारी स्प्लिट हो जाएंगी। ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, ज़ीमैन इफेक्ट कहलाता है। बोहर्स मॉडल जो है वो हमारा ज़ीमैन इफेक्ट को या स्प्लिटिंग लाइन इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा आता है हमारा स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट हमारा क्या है, व्हेन द एटम इमिटिंग रेडिएशन इज प्लेस्ड, जब कोई भी एटम क्या करता हो, रेडिएशन को इमिट करता हो, प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको तब हम कहाँ रख दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है वो नंबर्स ऑफ लाइन में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। तो ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाएगा, स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा। तो बोहर्स मॉडल जो है वो हमारा स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। या हम दूसरा ये बोल सकते हैं कि जब स्पेक्ट्रल लाइन पर जब स्पेक्ट्रल लाइन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करती हैं, स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो बोहर्स मॉडल क्लियर हुआ, ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हमारा क्वेश्चन है बोहर मॉडल से, तो जो हमारा एनर्जी दे रखी थी और रेडियस, तो अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। The energy associated with the first orbit is the hydrogen atom is दे रखी है हमें कितनी, माइनस के 2.17 into 10 की पावर 18 जूल पर एटम। तो हमसे कैलकुलेट कराया है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो हमें एनर्जी की क्या है, हमने बताया था कि रिमेन्स कांस्टेंट होती है, तो हमें उसकी वैल्यू दे रखी है। तो हमसे कैलकुलेट कराया फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी को। तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, एनर्जी एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज कितनी दे रखी है, माइनस के 2.17
17 इंटू 10 की पावर -18। फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये हमें पता है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, इसलिए एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, तो n की जगह हमारी वैल्यू क्या लग जाएगी, n इक्वल टू 5। तो माइनस के 2.17 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर से इसमें क्या डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, माइनस के 8.68 इंटू 10 की पावर -20 जूल। तो हमारी एनर्जी कितनी आ गई फिफ्थ ऑर्बिट की, माइनस के 8.68 इंटू 10 की पावर -20 जूल। अब हमसे कैलकुलेट कराया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट। अब हमसे बोहर्स की फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कराया है। सेकंड है इसका, तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है हमारा 0.059529 इंटू n स्क्वायर नैनोमीटर। तो हमारी ये किसमें है, अगर रेडियस की जो हमारी यूनिट है वो नैनोमीटर में, तो n की जगह हमारी अब तो फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, या हम लिख सकते हैं R5। तो 0.02529 इंटू 25 नैनोमीटर। 25 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई फिफ्थ ऑर्बिट की, 1.3225 नैनोमीटर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का दोनों आंसर, एक ये हमारी रेडियस, ये हमारी एनर्जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।